खबर ये है कि 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। ऐसे में ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर शानदार स्वागत यहां पर किया गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी मौजूद थी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखने को मिली। इस झलक को पेश करते हुए पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। गर्मजोशी के साथ यहां की पूरी कैबिनेट ने उनका जमकर स्वागत किया और ये तस्वीरें आपके सामने पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ के फोक सॉन्ग्स के साथ प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत, भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। 26 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचा है। ऐसे में स्वागत भी भव्य था, तैयारियां भव्य की गई थी। आपको बता दें कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी मौजूद रही एयरपोर्ट पर। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक विरासत की जो झलक है वो देखने को मिली और इसी के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। 5 देशों की यात्रा पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री और जो दूसरा पड़ाव है उनकी यात्रा का वो शुरू हो चुका है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर पहुंचे हैं जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। इसके पहले घाना में थे प्रधानमंत्री जहां पर शानदार तस्वीरें सामने आई थी और दोनों ही देशों के रिश्तों को एक अहम मोड़ मिलता हुआ, मजबूती मिलती हुई दिखी थी और आज प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। ऐसे में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया पोर्ट ऑफ स्पेन एयरपोर्ट पर, जबकि तस्वीरें आप देख रहे हैं जब तब उनका जोरदार स्वागत पोर्ट ऑफ स्पेन में किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ही मौजूद हैं। कई अहम समझौते भारत के साथ होने की उम्मीद, मुलाकातों का सिलसिला यहां पर रहेगा जारी। पूरी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा है। ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री हैं और ये दूसरा देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे हुए हैं। फोटो सेशन भी यहां पर करवाते हुए नजर आए। लोगों से उन्होंने मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ जब भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, तब की तस्वीरें आपके सामने। टोबैगो की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर, उन्होंने बुके देकर जब स्वागत किया तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और देश की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ स्पेन, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत देश की प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंची और उनके साथ पूरी कैबिनेट भी मौजूद थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैरेबियन देश के निमंत्रण पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो में ही रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जय श्री राम से संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आपके पूर्वज दिल में रामायण लेकर आए। पूर्वज सिर्फ प्रवासी नहीं, सभ्यता के संदेशवाहक थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। एक 180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो।
It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा. Prabhu Shri Ram says that the glory of Ayodhya springs from the holy Saryu. Whoever takes a dip in its water finds eternal union with Sri Ram himself. सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल आस्था का अमृत है. ये वो प्रवाहमान धारा है जो हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को हमेशा जीवंत रखती है. और वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया, आपने सुना. लेकिन संबोधन से पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो एक और रोचक तस्वीर देखने को मिली. यहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, तो दूसरी तरफ भोजपुरी चौताल की परफॉर्मेंस भी हो रही थी, जिसे पीएम मोदी ने बड़े चाव से सुना और सराहा भी. तो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे. जब होटल पहुंचे तो यहां पर उनका इंतजार भारतीय समुदाय के लोग कर रहे थे. हाथों में तिरंगा लिए, पोस्टर्स लिए, प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. सभी से बात करते हुए भी प्रधानमंत्री इस दौरान नजर आए. भारत माता की जय के जो नारे हैं उसकी गूंज पूरे ही इस होटल परिसर में गूंज रही थी, सुनाई दे रही थी. और देखिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के भी दौरे पर पहुंचे थे. वहां पर यात्रा के आखिरी दिन वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और वहां की संसद को संबोधित भी प्रधानमंत्री ने किया. इस दौरान कई सांसद भारतीय पोशाकों में भी नजर आ रहे थे. ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं. त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचने से पहले पीएम मोदी घाना के दौरे पर थे और वहां यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे. वहां की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान कई सांसद भारतीय पोशाक में पहुंचे थे, नजर आए थे. ये 4 तस्वीरें आप तब की देख रहे हैं. और इस वक्त प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से उनका स्वागत किया गया. भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण त्रिनिदाद एंड टोबैगो और भारत के रिश्ते के लिए होने जा रहा है. कई समझौते, कई बातचीत, कई वार्ता यहाँ पर होने जा रही है. ऐसे में इसके पहले जब घाना के दौरे पर प्रधानमंत्री थे तो वहाँ यात्रा के आखिरी दिन वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलने के लिए पहुंचे. तब की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहाँ की संसद को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया. इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है. हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने
भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। दिल्ली में भले ही मानसून की बारिश ना हो रही हो, लेकिन मानसून के सितम से उत्तर भारत के कई इलाके इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। भारी बारिश से पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। मैदानी इलाके की बात करें तो यहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम के इस मझधार में इंसान और बेजुबान दोनों परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की मजबूरी भी है। जुलाई महीने में ही बाढ़ बारिश की तस्वीरों ने डरा दिया है। पहले हिमाचल और अब राजस्थान से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तालाब में बदल चुकी हैं। फ्लाईओवर के नीचे सड़क तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ बारिश से अजमेर कैद है। दो टायर की मदद से चारपाई को नाव बनाया गया। जान जोखिम में डालकर इस तरह नदी पार करवाई जा रही है, जिसमें स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर है, जहां पार्वती नदी उफान बनकर तैर रही है। प्रशासन से नाउम्मीद जनता देसी जुगाड़ से अपनी नैया पार लगा रही है। कहा जाता है पानी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों कहा जाता है, उसे भीलवाड़ा की इस तस्वीर से समझिए। पुल के ऊपर से पानी उफान बनकर बह रहा है। गाड़ियां उस पार से इस पार आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। एक बुजुर्ग पानी की मनमानी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। आधे पुल को ही पार कर पाता है कि इतने में बैलेंस बिगड़ता है और बुजुर्ग शख्स पानी के तेज बहाव में बह जाता है। राहत और बचाव कार्य की टीम बचाव कार्य में जुटी है। जालौर में भी वैन चालक ने अपने पानी के बहाव को चुनौती दी। वैन चालक नदी पार करने का प्रयास कर रहा था। तेज बहाव से कार ने संतुलन खोया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कार चालक को बचाया। इंसान क्या, प्रकृति के इस आपदा के सामने भगवान भी असहाय नजर आने लगे हैं। तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां शिव मंदिर में पानी की घुसपैठ हो गई। शिवलिंग ने जल समाधि ले ली। मंदिर में मौजूद मूर्तियों के आधे तक पानी पहुंच चुका है। राजस्थान में पानी की ये मनमानी कितनी भयावह है, उसे चित्तौड़गढ़ से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जिस राजस्थान का जिक्र जहन में आते ही मुरुथल की तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। वहाँ दृश्य समंदर सरीखा हो रखा है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ बारिश से हालात मुश्किल हो गए हैं। गुजरात के बांसकांठा में सड़कें जलमग्न हो चुकी है। एमपी के शिवपुरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। मैदान में बाढ़ का सैलाब है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा। मानसून की पहली मार से हिमाचल का मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल में इस वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमालय के कमजोर पहाड़ लगातार बारिश के बाद गिरते जा रहे हैं।
पहाड़ पर बनी ये सड़क और उसके साथ लगा बिजली का खंभा कुछ सेकंड के अंदर ही गिर गया। लाइव वीडियो में लैंडस्लाइड का मंजर रिकॉर्ड हुआ। इसी आपदा में चमत्कार भी हुआ है। मंडी में मलबे से जिस गाय को निकाला जा रहा है, मंडी में सोमवार को बादल फटने के बाद जो तबाही आई थी उसकी चपेट में ये गाय भी थी। 4 दिन मलबे में दबे रहने के बावजूद ये गाय जिंदा बची हुई है। मंडी में ही एसडीआरएफ की टीम एक गर्भवती महिला को चारपाई में उठाकर अस्पताल ले जा रही है। आपदा को भले ही 4 दिन बीत गए हों, लेकिन मुश्किल अभी भी कम नहीं है। लैंडस्लाइड से सारी सड़कें ठप पड़ चुकी हैं। राशन पानी की किल्लत है और कईयों को लापता लोगों का इंतजार। समस्या ये है कि अब लोग अपनी जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। सामने देखेंगे आप बाजार है, आपको कहीं से ये नजर नहीं आएगा कि ये बाजार है, क्योंकि दुकानों में मिट्टी है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, कोई दुकान बची ही नहीं है इस बाजार में। 2 और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी बारिश की इस मार से पीड़ित है। उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग पर मौजूद रुद्रप्रयाग में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भी भारी बारिश सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ बारिश की खौफनाक तस्वीरें हर साल जान और माल जैसे आजीविका, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित करती है। हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। हर साल करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। हर साल औसतन 1700 लोग मारे जाते हैं। हर साल औसतन 6 लाख मवेशी मारे जाते हैं और औसत आर्थिक नुकसान करीब 6000 करोड़ रुपए का होता है। मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी तट पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी फिलहाल बाढ़ बारिश की मार से राहत जल्द मिलने वाली नहीं है। ये खबर उस घर से जुड़ी हुई है जिनके घर पार्ट टाइम वर्कर्स, हाउस हेल्पर या फिर नौकर काम करते हैं। अगर आपके घर में भी हाउस हेल्पर या फिर नौकर हैं और आप उसे किसी बात को लेकर डांटते हैं तो ये खबर आपको सावधान करेगी। दरअसल दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बुधवार की रात करीब 9 बजे धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को घर के नौकर मुकेश ने अंजाम दिया, जो घर की मालकिन और उसके बेटे की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। बता दें कि नौकर मुकेश ने ये बताया है पूछताछ में कि उसको घर की मालकिन ने बुरी तरह से डांट दिया था और उसके बाद उसने डांट की वजह से महिला और उसके बेटे का मर्डर कर दिया। यानी कि सिर्फ डांट के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। डांट के बदले उसने 2 लोगों की जिंदगियां छीन ली। अब आप जरा ये सोचिए कि ये कैसी मानसिकता है कि किसी के डांटने पर ही उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। आखिर उस वक्त आरोपी मुकेश की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इस पर हम आपको एक्सपर्ट्स की भी बात सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच हुए इस डबल मर्डर पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर के पार्ट 1 के F ब्लॉक के मकान नंबर F40 के इसी घर में हुआ डबल मर्डर। घर में चारों तरफ खून फैला है। अंदर 42 साल की रुचिका और 14 साल के कृष का शव पड़ा है और इस डबल मर्डर को अंजाम दिया घर के नौकर मुकेश ने। दिल दहला देने वाली वारदात का पता तब चला जब बुधवार की रात करीब 9:30 बजे महिला का पति कुलदीप घर पहुंचा, लेकिन न तो घर का दरवाजा खुला और न ही पत्नी रुचिका ने फोन उठाया। कुलदीप ने घर के मेन गेट के पास सीढ़ियों पर खून देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर कुलदीप की पत्नी रुचिका और बेटे का शव पड़ा था। रुचिका का शव बेडरूम में था और बेटे कृष का शव घर के बाथरूम में था। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बुधवार रात करीब 9:40 पर पुलिस को इस डबल मर्डर की सूचना मिली। घर की सीढ़ियों पर और दरवाजे पर उनको खून के निशान दिखे। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तब पुलिस ने देखा कि घर के अंदर जो कुलदीप की पत्नी है रुचिका, उनकी जो लाश थी वो बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुलदीप के बेटे हैं उसकी जो लाश थी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। घर से नौकर मुकेश गायब था, इसलिए पहला शक भी मुकेश की तरफ ही गया, लेकिन मुकेश वारदात को अंजाम देकर भाग चुका था। पुलिस ने नौकर को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई।
सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, पता चला कि आरोपी ट्रेन से भागने की फिराक में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने की फिराक में है और वो से मुगल सराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद मुकेश ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। आरोपी मुकेश ने जुर्म कबूल करते हुए माना कि उसने परिवार से 40,000 एडवांस ले रखे थे। परिवार उसे 5 दिन से काम पर बुला रहा था। आरोपी ने कबूल किया कि महिला ने उसे डांटा था, जिसके बाद उसने गुस्से में महिला को मार डाला। जब कृष्ण ने शोर मचाया तो मुकेश ने उसे भी मार डाला। मेरे से पैसे मांग रहे थे, एडवांस मैंने ले रखा था 40,000 रुपये और मोबाइल मांग रहे थे, तो मेरे पास था ही नहीं, तो इसलिए मैंने दिया नहीं, काट दिया उन्होंने। फिर मैं घर पे गया उनके, तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूँगी, धमकी देने लगे, तो मैंने फंदक में फिर मार दिया उन्हें। आरोपी मुकेश कुलदीप की गारमेंट शॉप में बतौर ड्राइवर और सहायक का काम करता था। शुरुआती पूछताछ में उसने डांट के बाद मर्डर की बात कही, लेकिन पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है। गहनता से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि मुकेश ने हत्या क्यों की। मां और बेटे की हत्या ने दिल्ली में सनसनी फैला दी है। कुलदीप की दुकान पर काम करने वाले प्रेम सागर ने भी बताया कि क्या हुआ था। फिर खून देख के हम लोग घबरा गए। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर 100 नंबर आई तो दरवाजा लॉक तोड़ा, तो उसके बाद अंदर मैं नहीं गया। मैं तो पुलिस वाले कह रहे आप बाहर बैठो। तो 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाज़ा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। एक डांट की वजह से मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी तो 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन कोहराम मचना अभी से शुरू हो गया है। बवाल इस बात पर मचा हुआ है कि कांवड़ के रूट पर जो दुकान है उसे गोपाल चला रहा है या फिर तजम्मुल। कांवड़ पर विवाद की जड़ में 25 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान रूट की हर दुकान की नेम प्लेट पर दुकानदार का नाम लिखा जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक ऐसा ही आदेश पिछले साल भी जारी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके दोबारा आदेश जारी किया गया तो धर्म के कुछ स्वयंभू ठेकेदार जांच करने के लिए निकल पड़े और यूपी के मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में आधार कार्ड और QR कोड स्कैन करके धर्म की जांच करने लगे, जिसके बाद ये बवाल अब सियासी हो गया है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नेम प्लेट का आदेश क्यों दिया गया और जो लोग खामखा के धर्म के ठेकेदार बन गए हैं उन्हें ये अधिकार आखिर किसने दिया? क्या धर्म के नाम पर लोगों को मनमर्जी करने की छूट मिल गई है? ठीक सुना आपने, ये समता और भाईचारे की यात्रा भी है। फिर देश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले धर्म की पहचान को लेकर इतना कोहराम क्यों मचा है? ढाबे पर काम करने वाला गोपाल है या फिर तजम्मुल, इस पर सियासी संग्राम क्यों छड़ा है? सरकार का कर्तव्य कि हिंदू जो पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर आता है, छाले पड़ते हैं, उपवास रखता है, नदियों के जल को एकत्रित करता है, भूखा प्यासा जाकर अपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहता है, तो उसकी पवित्रता का भाव भी तो बना रहे ना। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई, फिर अचानक इस बवाल की जड़ में क्या है? तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू हुए ताजा विवाद की पूरी कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा के इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी शुरू हुई 28 जून यानी बीते शनिवार को, जब कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान की मुहिम चलाई जा रही थी। सनातन धर्म की जय! सनातन धर्म की जय! आपकी स्क्रीन पर
भगवा चोले में दिखाई दे रहे ये मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज हैं, जो धार्मिक पहचान वाली मुहिम की अगुवाई कर रहे थे। यशवीर महाराज के पास अपनी पूरी टीम थी, जो होटल, दुकान, रेस्तरां में जाकर होटल मालिक और वहां काम करने वाले लोगों के न सिर्फ आधार कार्ड जांच रही थी, बल्कि भगवान की फोटो भी लगवा रही थी। ध्यान दीजिएगा, इनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये खामखा के ठेकेदार बन गए, जो धर्म की रक्षा का दावा करते हुए निकल पड़े। अपनी इसी मुहिम के तहत महाराज जी दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 यानी कांवड़ के रास्ते पर मौजूद इस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर भी पहुंचे थे। नंबर जो भी हो वो नाम लिख लो। हमें कोई परेशानी नहीं है। 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहले तो तू मैं होती रही, इसके बाद आधार कार्ड मांगा गया, नहीं मिला तो यशवीर महाराज के साथ मौजूद लोगों ने QR कोड स्कैन किया और उसमें मुस्लिम मालिक का नाम आया था। इसके बाद ढाबे में हंगामा होने लगा। और फिर यहाँ से शुरू हुआ गोपाल और तजम्मुल एपिसोड। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। ये उसी पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना नाम गोपाल बताया था, और गोपाल ने आरोप लगाया कि धर्म की पहचान कर रही टीम ने उनके साथ बदसलूकी की थी। अब इन्होंने 5 तारीख पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होगा। और क्या नाम मुझे नंगा करने को ये लोग। 29 जून को गोपाल ने बयान दिया और उसके बाद राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया। गोपाल से बदसलूकी करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर दी गई। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी। मुस्लिम नेताओं ने इस प्रकरण पर हमला किया तो बीजेपी भी जवाब देने सामने आई। कोई जो है मुसलमान अपने नाम पे दुकान खोले और जो है उसमें अगर किसी हिंदू को भोजन करने जाना हो तो स्वागत है ना, वो जाए उसमें। लेकिन कोई जो है जो पवित्र व्रत करके जिन्होंने अनुष्ठान में जो हिंदू है उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए अगर कोई जानबूझकर षड्यंत्र रच रहा हो तो ऐसे षड्यंत्रकारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब आप समझ गए होंगे कि कावड़ पर मचे कोहराम ने देश की राजनीति का वोल्टेज कितना हाई कर दिया है। लेकिन गोपाल से बदसलूकी के मामले को लेकर जो सिर्फ टोबल मची हुई थी, उसमें अचानक ट्विस्ट तब आया जब बुधवार को गोपाल का आधार कार्ड सामने आया, जिसमें नाम तजम्मुल लिखा हुआ था, यानी गोपाल तजम्मुल निकला। और यह खुलासा होने के बाद उसने क्या कुछ बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। आपने अपना नाम गोपाल बताया? जी 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। अच्छा, आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तो उस ढाबे पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने से। जी। गोपाल उर्फ तजम्मुल के मुताबिक वो पंडित जी वैष्णो ढाबा में पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि होटल मालिक को अपना कारोबार चलाना था, इसलिए उनका नाम बदल दिया गया। अब गोपाल उर्फ तजम्मुल से सुनिए कि उनके मुताबिक जांच करने वाली टीम ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था। देखो ये आईडी मांग रहे थे, मेरे पास साइन थी, मेरा स्टैम्प बीमा चल रहा था। उसके बाद मेरी 5 तारीख फिर पहले तो पंडित जी को बजा था, फिर मेरे पास 5 लोग अंदर ले गए मुझे, फिर मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। 2 औरत चिपटी ना अटैक आ जा, सो क्या नाम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वे लोग नहीं डर गए, उनसे डर के चली गई। मैं अपने घर चली गई, मैं वहाँ से रहेगा अकेला रहेगा, मैं वहाँ से सब भाग गए मुझ छोड़ को। होटल मालिक भी भाग गए और फिर मैं क्या नाम भूखा प्यासा में जंगलों में पड़ा डर के मारा। मेरे पीछे बहुत दूर तक करा उन्होंने, उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए।
जिस ढाबे पर ये सारी चीजें हुई उसी ढाबे पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। मामला शांत नहीं हुआ क्योंकि यशवीर महाराज मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं शिव ढाबा है, कहीं गणपति ढाबा है, कहीं श्री कृष्ण ढाबा है, कहीं राम ढाबा है या कोई दूसरे हमारे देवी देवताओं के नाम से लिखे हुए होते हैं या किसी हमारे हिंदू के नाम से लिखे होते हैं। लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर लिखे हुए जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है वे हिंदुओं के नहीं बल्कि उनके संचालक जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। कि ये इस प्रकार के लोग जिहादी, मुस्लिम जिहादी बल्कि ये कहना चाहिए मुस्लिम जिहादी विचारधारा के हैं। श्रावण मास में कोई भी कांवड़िया लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता और जब इस तरह का भोजन उनको करा दिया जाता है तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट भी होता है और भक्ति भी बाधित होती है और वहाँ कांवड़ियों के साथ में फिर झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन यशवीर महाराज को जांच करने का लाइसेंस किसने दिया? अगर किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी हो रही है या किसी का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश हो रही है तो उसके लिए देश का कानून है। क्या यशवीर महाराज प्रशासन और कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए? अगर उन्हें जानकारी मिली थी तो वो शिकायत कर सकते थे। खुद ढाबे पर छापा मारने क्यों पहुंचे? अब यही सवाल ओवैसी भी पूछ रहे हैं। होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं। लेकिन ये कोई नया बवाल तो है नहीं, पिछले साल भी यही हुआ था। और पिछली बार भी धर्म की ध्वजा उठाए सबसे आगे यशवीर महाराज ही निकले थे, जिन्होंने ढाबों से लेकर चाय और जूस की दुकान तक पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने की मांग की थी। मांग के बाद यूपी प्रशासन ने नेम प्लेट वाला आदेश भी जारी कर दिया था। नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो लिखवा रखा है अपने ठेले पे पहले नाम। अच्छा हाँ, अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखिए तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। मुझे एक अच्छा सुझाव लगा और मैं उसको स्वागत किया। मैं अपना प्रोपराइटर जैसे आप लिखते हैं, आप हैं, हम अपना नाम लिखते हैं, नीचे साइन करता है ना, ऐसे तो होता है कोई भी चीज़ है तो बोर्ड लगाने में क्या बुराई थी? इस पर भी भारी बवाल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई और सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 22 जुलाई को यूपी सरकार के आदेश पर ही रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी नहीं है। दुकानदार सिर्फ खाने के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे कि वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। बावजूद इसके 2 महीने बाद ही योगी सरकार ने फिर से आदेश जारी करते हुए कहा था कि ढाबा और होटल में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूरी है। और इस साल 25 जून को योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया। सवाल यह है कि जब पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है तो राज्य सरकार ने यह आदेश फिर से जारी क्यों किया? किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के
ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ। अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आप यहाँ पर इन तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस होटल में पहुंचे हुए हैं। हाथों में जो भगवान वराह का चित्र जो है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और ये चित्र इनकी तरफ से इस ढाबे का जो संचालन कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ कुछ विधर्मी अपनी पहचान छिपाकर और हमारे शिव भक्त कावड़ियों की आस्था को ठेस पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान कर और उनके चेहरे से नकाब उतारने का कार्य हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम इनका स्कैनर है ये, अब इसी स्कैनर को हम इसमें स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ से अगर कोई पहचान छिपाएगा तो उसके स्कैनर पर असली नाम आ जाएगा। तो ये परदुमन नाम से आ रहा है। कैमरे में दिखा दीजिए। ये परदुमन नाम, और वो परदुमन भगत जी का मैंने देखा था आते ही, तो परदुमन भगत जी वो लिखा हुआ है। सवाल तो जायज है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर धर्म का ठेकेदार कैसे बन सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि आखिर किसी को अपना धर्म छिपाने की जरूरत क्या है। लेकिन इन दोनों सवालों से अलग, या फिर ये कह लीजिए कि इनसे जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि कावड़ यात्रा तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक होती है, तो फिर यूपी में ही कावड़ यात्रा पर हमेशा बवाल क्यों होता है? हर बार विवाद यहां से ही क्यों शुरू होता है? तस्वीरें डाक बम की है, यानी वो कांवड़ यात्रा जिसमें कांवड़िए बिना रुके बिना आराम किए हुए दौड़ते हुए बाबा धाम तक जाते हैं। डाक बम कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा धाम तक जाते हैं। इस यात्रा को 24 घंटे से कम वक्त में पूरा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में यात्रा के रूट पर दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ यूपी जैसा बवाल नहीं होता। तो सवाल यह है कि यूपी में ही कांवड़ यात्रा पर बवाल क्यों होता है? सवाल का जवाब है यात्रा का रूट। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा रूट पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिले आते हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी, इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते, और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। मतलब ये है कि कांवड़ यात्रा का रूट मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरता है। पिछले कुछ वक्त में हिंदू कार्यक्रमों में थूकने के बहुत वीडियो वायरल हो चुके हैं, और थूकने वाले विशेष धर्म से जुड़े रहे हैं, जिसको लेकर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि राजनीति भी हुई। सनातन धर्म की लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? अगर मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य होना है तो सदियों से होता आया है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी? और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।